प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, आज काफ़ी हर्ष के साथ आप लोग के साथ संवाद करने का मौका प्राप्त हुआ और कुछ इच्छा हुई कि क्यों ना आपके ऋषि सर, द क्रिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो आपको पथ प्रदर्शन का काम कर रहे हैं, राह बताने का कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में कुछ सहायता प्रदान की जाए। हमारी इच्छा रहेगी कि आप लोग सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो आप अपने ऋषि जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि चाहे वो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो, एनटीपीसी आरआरबी की हो, आपके तमाम क्षेत्रों में उनके द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए काफ़ी ही सहायक साबित होंगे। जहाँ तक बन पड़ेगा अपना सुझाव आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर डालें, ताकि हम लोग मिलकर उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से सुधार कर सकें। हमारा फोकस पीछे के सीन पे नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन का जो सीन है, मैप है, उसको साफ़ सुथरा और क्लीन और नीट एंड क्लीन रखा जाए, ताकि आने वाली परीक्षा में जहाँ भी कहीं आप अपीयर होते हैं वहाँ बिना किसी बाधा के प्रथम और अधिक से अधिक द्वितीय शिफ्ट में ही आप चयनित हो जाए, सफल रहें, आने वाला समय आपका रहे। और यही सब चीज़ को सोचकर मैंने भी एक प्रयास किया कि जो भी करंट अफेयर्स आपका छूट रहा हो, वीडियो के माध्यम से, हेडफोन के माध्यम से आप उसको सुनिए, चलते फिरते, हंसते खेलते गाते उस चीज़ को एक बार मेमोराइज़ कीजिए। क्योंकि जिस चीज़ को हम जितनी बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, वो चीज़ हमारे ब्रेन में एक अपना स्थान बनाता है, जिससे कि वो एक परमानेंट वहाँ आपके एसेट के रूप में सेट हो जाता है। तो आइए मित्रों, आज जो है 19 जनवरी 2021 को कुछ मोटिवेशनल थॉट के साथ, विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। आज प्रथम दिन कुछ ही सवालों के साथ हम लोग रूबरू होंगे और यही प्रक्रिया मैं चाहूँगा कि राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जो भी अगर लाइव भी हैं अभी वो भी देख रहे होंगे और आपके यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा। तो कोशिश हमें यही करना है कि इस चीज़ को सुनिए और अपने दिमाग में इसको परमानेंट एक जगह दे दीजिए, ताकि उसको फिर रिवाइज करने का कोई काम ही ना पड़े आपको। सबसे पहले ऊपर में देखिए, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। आपके जानते होंगे कि जो शब्द वाक्य कहा गया वो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा कहा गया था। ये लाइन आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब तक कोई कार्य को आप कर नहीं लेते हैं, सक्षम होकर उसको लास्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचा लेते हैं, अनटिल इट्स डन, वो आपको लगेगा कि कहीं इम्पॉसिबल तो नहीं है। पर नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसी के संदर्भ में आप देखिएगा कि नीचे में भी कोशिश की गई है कि आप लोगों के मन में ऊर्जा लाने के लिए, आप लोगों के मन में नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको कहीं निकाल कर दूर कर देने के लिए हमने ये भी प्रयास किया। हमारे विद्यालय के शिक्षक भी जो हैं प्रतिदिन भगवत गीता के एक श्लोक के साथ आपके सामने आते हैं। वो सुनने से, उसके अर्थ को जानने से आपके दिमाग में, आपके सोच में, आपके विचार में, आपके कार्य करने की क्षमता में, आपके ऊर्जा में बेतहाशा वृद्धि होगी और सफलता अवश्य ही आपकी कदम चूमेगी। ये जो पहला श्लोक आपका देखने को मिल रहा होगा वो अध्याय 1 से लिया गया है, जिसमें कि ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि अध्याय 1 जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का एक क्षण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद रहता है। और पहला श्लोक आपका है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव
मामका पांडवाश्वे किम कुवर्थ संजया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये हमें सुनाओ। मतलब कि ये जो पहला श्लोक था वो धृतराष्ट्र के द्वारा संजय को कहा गया वाक्य है, जिसमें कि कुरुक्षेत्र में होने वाले जो एकत्रित हुए योद्धा सब वो उसकी जानकारी देंगे कि क्या हुआ उस जगह पर। इसी तरह प्रतिदिन कोशिश यही रहेगी हम लोगों की कि आपके पास आएँ कुछ नए नए सवालों के साथ, नए नए टॉपिक, नए नए जो आपके जीएस जीके से रिलेटेड हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और इसी के साथ पहला सवाल आपके पास पेश किया जाता है कि जिस तरह से बताना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इस सवाल के लिए कि किस कंपनी के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को भ्रष्टाचार मामले में 2.5 साल की सजा सुनाई गई थी। ये आपको बखूबी याद होना चाहिए कि एक नामी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, जिसके वाइस चेयरमैन को, जिनका कि नाम है ली जे योंग, भ्रष्टाचार के मामले में 2.5 साल की सजा सुनाई गई। आपका इस सवाल का उदाहरण था फेसबुक, सैमसंग, एप्पल, अमेजन। शायद कुछ को जो देखिएगा उनको सही जवाब याद भी होगा और कुछ के लिए रिवीजन हो जाएगा। सैमसंग कंपनी के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के सहयोगी को रिश्वत देने के आरोप में 2.5 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने वर्ष 2014 में कंपनी की कमान संभाली थी। कंपनी की कमान कब संभाली थी? 2014 में, 2014। 52 वर्षीय लीक पर सबसे पहले फरवरी 2017 में आरोप दायर किया गया। कब आरोप दायर किया गया? 52 वर्ष की आयु में फरवरी 2017 में आरोप दायर किया गया। उन पर $27.4 मिलियन के रिश्वत लेने का आरोप था। 3-4 सवाल इसमें आपको मिल रहा है। सबसे पहला कि उनका नाम क्या था, तो सैमसंग के उस समय वाइस चेयरमैन का नाम था ली जे योंग। पहला सवाल एक ये बन गया आपका। दूसरा सवाल कि जो उसको दिया गया राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के सहयोगी को रिश्वत देने के आरोप में कितने साल की सजा हुई? 2.5 साल की सजा हुई। 2014 मतलब 2014 में उन्होंने कंपनी की कमान संभाली थी और 52 वर्षीय ली पर सबसे पहले फरवरी 2017 में आरोप दायर किया गया। उन पर 27.4 मिलियन के रिश्वत लेने का आरोप था। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे पछाड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर सामने आई है? सवाल फिर से आपके सामने पेश किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर सामने आई? इसमें ऑप्शन में जो हमारे सामने दिख रहा है वो अलग अलग बैंक की कंपनियां हैं, साथ में एक अडानी ग्रुप भी है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है। जो जागरूक होंगे, जो मेहनत करते होंगे, जो नित्य प्रतिदिन अखबारों का अध्ययन करते होंगे, अगर हाफ एन आवर भी आप न्यूज़पेपर को पढ़िएगा तो बखूबी है कि इस सवालों के जवाब आपके पास रहेंगे। नहीं तो सही उत्तर के लिए आपको TCS पर ही टिक लगाना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने मार्केट में कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हाल ही में TCS का मार्केट कैप 12,21,373 करोड़ 12,21,373 करोड़ रुपए रहा, जबकि रिलायंस का मार्केट कैप 12,20,341 करोड़ रहा। ठीक उसी प्रकार आपका अगला सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के कौन से चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी? सवाल फिर से सुनिएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के कौन से चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी?
सही जवाब है दूसरा चरण। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राज्यपाल, सवाल को ध्यान से सुनिएगा और जवाब को भी सुनिएगा, क्योंकि उस के एक्सप्लेनेशन में ही 2-3 सवाल छुपे रहेंगे और उनका जवाब भी छुपा हुआ है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री विजय रूपानी की उपस्थिति में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। ये मेट्रो परियोजनाएं शहरों में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएगी। अब देखिए कि इसमें कहाँ कहाँ से सवाल आपके सामने आ रहा है, नए नए सवाल रहेंगे। सबसे पहला कि परियोजना कौन सी थी, अहमदाबाद मेट्रो परियोजना। दूसरा शब्द आया है इसमें सूरत मेट्रो रेल परियोजना। चरण कौन सा था, द्वितीय चरण, सेकंड चरण। अब यहां पे कुछ और एक्सप्लेनेशन में देखिए 2-3 जवाब आपके पास हैं, 2-3 अलग सवाल के जवाब हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई। ये मेट्रो परियोजनाएं शहर में किसके अनुकूल, पर्यावरण के, एनवायरमेंट के अनुकूल, पर्यावरण को दिमाग में रखते हुए टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएगी। ठीक उसी प्रकार आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग सभी भारत के जागरूक नागरिक हैं। अधिकतर जो बच्चे होंगे जो तैयारी करेंगे कंपटीशन की, उनकी आयु भी 18 साल टच हो चुकी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो महीना चल रहा है, अभी से 18 तारीख से जो कल बीता, सड़क सुरक्षा महीना, जैसे पहले हम लोग मनाते थे सड़क सुरक्षा दिवस, सड़क सुरक्षा सप्ताह, अब जो हो रहा है सड़क सुरक्षा महीना, मतलब पूरा इंटायर मंथ आपको रोड सेफ्टी को लेकर ध्यान में रखते हुए उसकी जागरूकता फैलानी है समाज में, ताकि हम, आप और भी जो कई लोग हैं जो अनजाने में गलतियां कर देते हैं, जिनके कारण दुर्घटनाएं घट जाती हैं, या हम किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने से पीछे हट जाते हैं, वो सारी चीज़ों की अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है, चाहे वो छात्रों के द्वारा हो, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा हो, या फिर विभिन्न प्रकार के विभागों के द्वारा हो और सरकार के द्वारा हो। नितिन गडकरी जी जो मंत्री, ये आपको भी पता होगा, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में देश के सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। किसने शुरू की? गडकरी जी ने। कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री हैं। शुरुआत की है। यह अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 18 जनवरी, जो कि अभी जस्ट पहले आपको मैंने सूचित किया, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसी तरह से ध्यान से जब भी कोई सवाल पर अटेम्प्ट लीजिए या किसी पुस्तक से अध्ययन कीजिए, तो कोशिश कीजिए कि उसके इस छोर से उस छोर के बीच में जितने भी सवाल कोई अपने सोच से उत्पन्न कर सकता है, उस सारे सवालों का समाधान लेकर ही आप मंच पर उतरिए। चाहे वो मंच परीक्षा केंद्र हो, या कहीं वाद विवाद की प्रतियोगिता हो, या कहीं आप हमारे ही तरह कहीं किसी को समझा रहे हो, किन्हीं से डिस्कशन हो रही हो। मतलब कि जो आपका वर्कआउट होना चाहिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में अगर आपको मुगल काल पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, पढ़ने के लिए आपके पास समय निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से लेकर लास्ट तक कौन आए, कब आए, उनके पिता का क्या नाम था सॉरी, उनका क्या योगदान रहा, किनसे उनका लड़ाई हुआ है, युद्ध हुआ है, उसमें कौन जीते हैं, वो लड़ाई कहाँ लड़ी गई, उनके शासनकाल में क्या बना, क्या टूटा, क्या निर्माण कार्य हुआ है, सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि अगर कहीं से भी सवाल निकाला जाए तो अगर कोई कहता है कि फास्ट हम तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं, आप थोड़ी सी कछुए की गति से ही चलिए, समय से पूर्व ही जाग जाइए, ताकि आपको तेज चलने की आवश्यकता ही नहीं हो। तैयारियां तो 2-3 तरह से होती हैं। एक हो गया कि एकदम काउंटडाउन, लास्ट समय में आप तैयारी के लिए जुट रहे हैं, काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी होंगे जो फॉर्म भरने के पहले से ही अपना माइंड सेट बनाए हुए हैं कि हमें फलाने फलाने विभाग में जाना है,
इसकी तैयारी करनी है, उनका प्रिपरेशन का रवैया उसी ढंग का होगा, तो पहले ही से बनाया जाए। जिनके पास समय कम भी है उन्हें भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जब जागिएगा तभी सवेरा है। और जैसा कि आपने देखा, नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि जब तक आप सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाते हैं, नहीं जीत जाते हैं, नहीं बैरियर को तोड़ते हैं, तब तक वो बाधक रहेगी ही रहेगी। हमारा काम सिर्फ करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करना नहीं रहेगा। हम कोशिश यही करेंगे कि आप हमें सुने और अपने दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा को निकालें, सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराएं। और इसी के साथ आपके सामने अब नेक्स्ट सवाल पटका जा रहा है। भारत के किस राज्य में 19 जनवरी को हर वर्ष त्रिपुरा कॉक बड़ौक दिवस मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में 19 जनवरी को हर वर्ष त्रिपुरा कॉक बड़ौक दिवस मनाया जाता है? अब सवाल आपके पास है महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु और बिहार। सही जवाब आपका तो उसमें था ही दिया हुआ, त्रिपुरा। भारत के त्रिपुरा राज्य में 19 जनवरी को, भारत के त्रिपुरा राज्य में 19 जनवरी को हर वर्ष त्रिपुरा कॉक बड़ौक दिवस मनाया जाता है। कॉक बड़ौक भाषा त्रिपुरा में एक आधिकारिक भाषा है। मतलब इससे आपको एक और सवाल का जवाब मिल रहा है कि कॉक बड़ौक है क्या भाई? तो एक भाषा है जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है। इस दिवस पर गतिविधियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यिक गतिविधियाँ की जाती हैं। क्या की जाती हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड साहित्यिक, मतलब कि लिटरेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की जाती है। अगला सवाल आपके सामने है, खादी ग्राम उद्योग आयोग ने किस मंत्रालय के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया? खादी ग्राम उद्योग भी एक आपका विभाग है, ये भी आप जानते हैं। एक आयोग की भी स्थापना की गई है। तो खादी ग्राम उद्योग आयोग ने किस मंत्रालय के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपका उत्तर होना चाहिए जनजातीय कार्य मंत्रालय। खादी ग्राम उद्योग ने हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने और खादी कारीगरों और जनजातीय लोगों को स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया। बात समझ गए? जनजातीय कार्य मंत्रालय, खादी ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने और खादी कारीगरों को, जनजातीय लोगों को उनकी स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। अगला सवाल आपके सामने है, दूरसंचार उपकरण और किस परिषद ने हाल ही में संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया? किनकी चर्चा हो रही है? मिस्टर संदीप अग्रवाल। मिस्टर नाम याद रखिएगा, संदीप अग्रवाल जी की बात हो रही है। किस विभाग ने? दूरसंचार उपकरण और किस परिषद ने? ठीक है, जवाब है सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। फिर से सुनिएगा एक बार, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। सेवा निर्यात, आयात निर्यात का शब्द आप सुनते होंगे, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद और दूरसंचार उपकरण ने हाल ही में संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिल्ली में स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंधक, निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण किए। इसका मतलब इसमें 2-3 सवाल का फिर इसमें जवाब आपके पास आ रहा है। दिल्ली में पहले वो क्या थे? पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक। पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक। और अग्रवाल जी किनसे लिए हैं? श्यामल घोष। मतलब कि उनके पहले दूरसंचार सचिव कौन थे? श्यामल घोष थे। इसलिए एक साथ हो सकता है कि पूछा जाए कि संजय अग्रवाल के पहले कौन थे, तो भाई श्यामल घोष थे। इसलिए एक चीज़ को बार बार सुनिए, रिवाइज हो जाएगा। निम्न में से किस देश में वर्ष 2021 में 14 वर्षों के लंबे समय के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया गया? पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया गया। आपके पास विभिन्न देशों का नाम हर बार परीक्षा में बदल कर दिया जाएगा। उसमें सही जवाब होगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो था
फिलिस्तीन देश ने वर्ष 2021 में 14 वर्षों के लंबे समय के अंतराल पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया। इस देश के राष्ट्रपति, सेकंड आंसर, इस देश के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा जारी एक डिग्री होता है, कानूनन होती है प्रक्रिया, डिग्री के मुताबिक इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद। याद रखिएगा 3 चुनाव हो रहा है एक साथ। कौन कौन सा? संसदीय, दूसरा है राष्ट्रपति का और तीसरा है राष्ट्रीय परिषद का। और इसी के साथ हो सकता है कि आज का पहला जो सेशन हमारा है कुछ लंबा रहा हो, कुछ फ़ोन पे भी कॉल आ रहे थे जिसके कारण परेशानी हुई होगी। इसके लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे। रहिए न बेखबर, फिर आइएगा कुछ खास खबरों के साथ। मैं आपका अमिताभ फिर से आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।